Assalamu alaikum dear students, you are watching my channel नदीम कदीर। क्लास 10 फिज़िक्स के आज हम MCQ करते हैं चैप्टर नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये MCQ करना ज़रूरी है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्लस आपको जो है वो अगली क्लासेस में एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी में मदद मिलेगी। और इन MCQ का फ़ायदा पूरा चैप्टर रिवाइज़ भी होता है। बुक के ही MCQ आपके पेपर में आते हैं, बहुत कम 12 MCQ पेपर में आएंगे, शायद एक आध MCQ ही आउट ऑफ बुक हो, लेकिन मोस्टली MCQ पिछले सालों में जो पेपर बना, सप्लीमेंट्री बना, उसका एक्सपीरियंस है कि बुक से ही MCQ लिए जाएंगे। अब बेटा स्टार्ट करें। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल दे विल गेन। बच्चों आपको याद होना चाहिए, अगर हम जब कभी बैटरी बनाते हैं तो बैटरी की शेप इस तरह से होती है, ये इसका माइनस होगा, ये इसका प्लस हो जाएगा। जो माइनस वाला है वो कहलाता है लो पोटेंशियल, और जो प्लस वाला है वो क्या कहलाता है, हाई पोटेंशियल। ठीक है। अब आपके पास ये बैटरी है, ये उसके साथ वायर आपने जोड़ दिया, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है लो टू हाई। ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो वो बैटरी से गुजरेंगे। इलेक्ट्रॉन जब कभी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं इनर सर्किट, तो वो बैटरी से गुजरते हैं। बैटरी उनको क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एनर्जी हासिल करने के बाद वो सर्किट में घूम जाते हैं। फिर वो जब नेगेटिव से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आते हैं, बैटरी उनको एनर्जी देती है, फिर वो पूरे सर्किट में घूम जाते हैं। तो इसका जवाब होगा गेन एनर्जी। अच्छा बेटा, कहा जा रहा है इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। फ़र्ज़ करें हमारे पास हमने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ दिया। अब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, ए से शो करते हैं। ये करंट को मेजर करता है, ये करंट को मेजर करता है। अब सर्किट में एमीटर ज्वाइन करना हो तो हमेशा सर्किट में एमीटर जो है वो बेटा पैरेलल करके सीरीज़ में जोड़ा जाता है। ये सीरीज़ कम्बिनेशन होगा। आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, उन प्रैक्टिकल में भी करंट को मेजर करने के लिए एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस इस्तेमाल की जाएगी जिससे करंट मेजर किया जाएगा, और उसको सर्किट में सीरीज़ में जोड़ेंगे। सीरीज़ का मतलब एंड टू एंड कनेक्शन में जोड़ा जाएगा। तो इसका फार्मूला है एमीटर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है। ठीक है। फिर आइए, इसमें तीसरा सवाल है रेजिस्टेंस। कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, उसके रास्ते में जो रुकावट होती है, उस रुकावट को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, और वो रेजिस्टेंस डज़ नॉट डिपेंड। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रॉ एल अपॉन ए। ये वाली रॉ जो है ये रेजिस्टिविटी कहलाती है। एल का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एरिया का मतलब ये है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। लेकिन सवाल है रेजिस्टेंस डज़ नॉट डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। वो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की डेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करती। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, डेंसिटी होगा। ठीक है बच्चों, आपने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ क्या कहता है, जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो करंट की क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल के साथ, या इसका मैथमेटिकल फार्मूला है V इक्वल होगा किसके, IR का इसका फार्मूला है, V ऑलवेज इक्वल टू IR। ठीक है, बशर्ते कि टेम्परेचर जो है वो रिमेन कांस्टेंट एंड अदर फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट। तो कह रहा है ओम्स लॉ स्टेट्स दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज करंट इंक्रीजेज। रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करता, ओम्स लॉ बात करता है करंट और वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की बात नहीं करता, रेजिस्टेंस की बात नहीं करता। करंट इंक्रीजेज, करंट को अगर मैं बढ़ा दूंगा, करंट को मैं बढ़ा दूंगा एज वोल्टेज इंक्रीजेज,
अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली करंट में भी इजाफा हो जाएगा। क्या मतलब, अगर आपने बैटरी इस्तेमाल की किसी में जो है वो 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की तो उसमें करंट फ़्लो करेगा। और अगर आप बैटरी इस्तेमाल करें किसी कंडक्टर को रन करने के लिए तो 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करें तो यहाँ करंट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। करंट इंक्रीज़ एज वोल्टेज इंक्रीज़, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता रहता है करंट की क्वांटिटी भी बेटा बढ़ती रहती है। तो डी आंसर हमारा सही होगा। अब ये एक अच्छा सवाल है, द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज़ ज़ीरो इज़ नोन एज। अब हमारे घरों में सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट में ये इस तरह के जो है 2 होल मौजूद हैं। इससे हम करंट इससे हम सॉकेट में अपने मोबाइल चार्जर वगैरह जमा कर लेते हैं। अब यहाँ इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस मौजूद है, इतनी रेजिस्टेंस मौजूद है करंट यहाँ से फ़्लो नहीं करता। लेकिन अगर खुदा जो है वो हमारे पास इस होल के अक्रॉस जो एरिया है, जो दीवारें हैं वो, या कोई बॉक्स है, वो बॉक्स ख़राब हो जाए, गल सड़ जाए, गीला हो जाए, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो करंट आपके मोबाइल तक पहुँचने से पहले वो इन दीवारों में, इस बॉक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। करंट आप तक ना पहुँचे, आपकी डिवाइस तक ना पहुँचे, बल्कि वो दीवारों के साथ या अपने बराबर वाली चीज़ों के साथ अटैच हो जाए, वहाँ से गुज़रने लगे। इस अमल को कहते हैं शॉर्ट सर्किट का नाम देते हैं। ये कब होता है, जब हमारे सॉकेट के अराउंड कोई चीज़, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, दीवार हो, गल सड़ जाए, उसमें रेजिस्टेंस ना हो जाए, तो उस प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और अल्लाह हम सबको बचाए, इस शॉर्ट सर्किट से आग वगैरह लग जाती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ज़ीरो, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो उस कंडीशन को बच्चों नाम दिया जाता है शॉर्ट सर्किट का नाम देते हैं। अब आइए, द कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है, हर जगह अप्लाई नहीं होता। अगर करंट बढ़ने से, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़े तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। नंबर 2, ओम्स लॉ जो है वो सेमीकंडक्टर वगैरह भी अप्लाई नहीं होता। तो ओम्स लॉ की वैलिडिटी क्या है, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो है वो वाउंडेड टाइप की होनी चाहिए, ओपन रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो इसका जवाब हमारे पास होगा ऑल अब। सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट, और में सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन टेम्परेचर की है। आए बेटा, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। ओम्स लॉ हर जगह अप्लाई होता है, सेमीकंडक्टर पर ओम्स लॉ, सेमीकंडक्टर की अपनी फ़िज़िक्स है, इसके अपने लॉज, अपने रूल्स रेगुलेशन हैं, इस पर जो है वो ओम्स लॉ वगैरह अप्लाई नहीं होता। अब आइए रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं। एक रेजिस्टेंस हमारे पास है और ये दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास है। इस रेजिस्टेंस को R1 कह लें, इसको R2 कह लें। इसको जोड़ने के 2 तरीके हैं, एक सीरीज़ है, एक पैरेलल है। 2 रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल जोड़ दिया। ये पैरेलल का मतलब ये रेजिस्टेंस हमारे पास है और दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास है। दोनों को इतना जोड़ा कि दोनों का ताल्लुक़ बराह रास्त बैटरी से हो, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पैरेलल कम्बिनेशन कहलाएगा। अब कह रहा है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 6 ओम के बराबर है, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम के बराबर है। अगर आपको MCQ पढ़ने में आसानी रहती है, MCQ आप पढ़ते हैं तो बिलीव करें आगे एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे वो NED का हो, इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, वहाँ ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं इन MCQ को सीखने के लिए। अब हम आपका माइंडसेट बना रहे हैं कि MCQ को डील किस तरह किया जाए। बच्चों देखो, कहा जा रहा है दिया नेट रेजिस्टेंस RE मालूम करना है। याद रखिएगा, पैरेलल के लिए RE का फार्मूला है 1/RE, 1/R1 प्लस 1/R2। ये 1/R1, R1 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, 1/R2 इसकी वैल्यू 12 आ गई, 1/RE हो गया। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पर काम करते हैं
1/RE के लिए हम काम करेंगे। अब ये 6 और 12, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। 6 को इतना पढ़ें 12 आ जाए, 6 2 ज़ा 12, 2 आ जाएगा, प्लस 12 और 12 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। रिज़ल्ट मिलेगा 3/12। 3/12 के माने 1/4, ये आ गया 1/RE। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें तो RE हो जाएगा। RE की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा, कहा जाएगा 4 ओहम। तो इसका जवाब जो है वो 4 ओहम, ये सी जवाब सही है। ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको रफ में करनी पड़ेगी। आप इस मकसद के लिए जो पेपर आपको दिया जाएगा, जो एग्ज़ामिनेशन शीट आपको दी जाएगी, उसके एंड में एक पेज में आप रेफ़र करके बच्चों काम कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट कहते हैं। करंट फ्लो कर रहा है, उसके रास्ते में जो रुकावट होती है, उस रुकावट की, उस हिंड्रेंस की जो प्रॉपर्टी है बेटा, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। सही, कंडक्टर हमारे पास है, इसमें इसको इस तरह शो किया जाता है। तो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसके फ़्लो में जो रुकावट आती है, उस रुकावट को, उस हिंड्रेंस को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इसका लास्ट MCQ है। ये कहा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग पर्पस कंडक्टर और बैटरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बैटरी क्यों लगाते हैं? बैटरी लगाने का पर्पस क्या है? बैटरी इसलिए लगाते हैं ताकि कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा हो, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो उसको जो है वो कांस्टेंट तौर पर एनर्जी मिलती रहे। टू मेंटेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं करते हम। टू वेरी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात नहीं करते। टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ताकि हमारे पास जो कंडक्टर है, जो लोड है, उस लोड पे हमने बैटरी लगा दी। मोबाइल हमारे पास है, उसको चार्ज किया, तो कांस्टेंट तौर पर उस पर जो है वो पोटेंशियल आ रहा हो, ऊपर नीचे नहीं आ रहा हो। अगर पोटेंशियल ऊपर नीचे होगा, वेरी करेगा, तो हमारा मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें जो पोटेंशियल मिले, वो पोटेंशियल कैसा मिले? कॉन्स्टेंटली तौर पर हमारे मोबाइल को चार्ज करते रहे, या कोई भी हमारे फ्रिज को, LED को मुस्तकिल तौर पर जो है वो कॉन्स्टेंटली तौर पर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती रहे। तो बैटरी लगाने का मकसद क्या है? टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, टू मेंटेन, वेरी माने बदलते रहना, ये तो बहुत बुरी बात है। पोटेंशियल अगर बदलता रहे, पोटेंशियल कम ज़्यादा होता रहे, तो आपका मोबाइल, फ़ैन, पंखे, बल्ब सब ख़राब हो जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंटली तौर पर हमारे तमाम जो सर्किट वो हैं, लोड हैं, उन पर जो है आना चाहिए। तो बेटा उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको फ़ायदा देगा, आपका कुछ टॉपिक रिवाइज कर देगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इम्तहान में भी इसके सवाल अगर आए तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब बच्चों का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इंशाल्लाह आपको करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।